नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की जो क्लास हम चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको ईमानदारी पूर्वक लगाना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें बताना है कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में से जो 40 प्रश्न हमने करवाए हैं इसमें से आपने कितना सही किया है। कमेंट बॉक्स में इसको आप बताइएगा ज़रूर। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 वाला, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन जो है किन दो देशों के मध्य किया गया। यह एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है सिम्बेक्स। तो आपको बताना है कि किन दो देशों के मध्य यह आयोजित किया गया है हाल ही में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और सिंगापुर के मध्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। तथा 2024 में इसका आयोजन किस जगह पर किया गया, तो आप याद रखिएगा हमारा जो पूर्वी नौसेना कमान है विशाखापट्टनम में। आप याद रखिएगा विशाखापट्टनम में हमारा पूर्वी नौसेना कमान है, यहीं पर जो है सिम्बेक्स 2024 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया भारत और सिंगापुर के मध्य। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की आपको पहचान करनी है कि कौन सी है। तो आप याद रखिएगा न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर इस वर्ष का आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो आप इसे याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड ने इसको जीता है। किसको फाइनल में हराया न्यूजीलैंड ने? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस वर्ष इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था? आप याद रखिएगा इसका जो आयोजन है यह किया गया था कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में इसका आयोजन किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बेहतरीन प्रश्न है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही रिवर। आप याद रखिएगा जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल में प्रीवियस की क्लास में बताया हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि टोटल जो है 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ग्रीनलैंड। आप याद रखिएगा जो ग्रीनलैंड है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है कि उसके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। आप याद रखिएगा जो अवतल लेंस होता है इसका जो उपयोग है निकट दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस जो है किसके उपचार में प्रयोग में लाया जाता है? तो दूरदृष्टि के उपचार के लिए जो है उत्तल लेंस का जो प्रयोग है वह किया जाता है। जिस भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है तो उसको जो है ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। बैस्टिल डे परेड के बारे में पूछा गया है कि प्रतिवर्ष यह किस देश में आयोजित की जाती है? फटाक से इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। बैस्टिल डे परेड प्रतिवर्ष किस देश में आयोजित की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो परेड है प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है फ्रांस में। आप याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। डेट कौन सी है? तो 14 जुलाई। 14 जुलाई को प्रतिवर्ष फ्रांस में बैस्टिल डे परेड का आयोजन किया जाता है।
7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 से किस गेम को बाहर कर दिया गया है, यानी कि किस गेम को हटा दिया गया है। हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनसे कुछ गेमों को हटा दिया गया है, तो इसमें से आपको पहचान करनी है कि वह गेम कौन सा है। तो आप याद रखिएगा, ये सभी गेम उपर्युक्त सभी, यानी कि हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, इन सभी गेमों को जो है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके अलावा कुछ अन्य गेम भी हैं, जैसे आपका निशानेबाजी हो गया, निशानेबाजी हो गया, इसके अलावा क्रिकेट हो गया। इनको भी जो है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया, इनकी सूची से हटा दिया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है, जो कॉमनवेल्थ गेम है, यह स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। आप याद रखिएगा, स्कॉटलैंड के आपका जो शहर है ग्लासगो, यहीं पर जो है 2026 का राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। हाल ही में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। आपको बताना है कि 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है रसायन विज्ञान के लिए किसको दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, उपर्युक्त सभी को। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको जो है रसायन विज्ञान के लिए साल 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले हो गए आपके डेविड बेकर हो गए, जॉन जम्पर दूसरे हो गए, और तीसरे आपके हो गए डेमिस हसाबिस। इन तीनों को जो है साल 2024 का रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब भूमध्य रेखा पर दिन और रात की जो अवधि होती है वह बराबर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था। भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन जिस समय हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, आपको बताना है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बंगाल विभाजन था यह 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, डेट भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 30 वर्ष। वहीं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। तो इसे भी आप याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होती है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न ये सारे हैं, तो आप याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजया रहाटकर को। आप याद रखिएगा, इनका नाम विजया रहाटकर जो हैं, इनको जो है हाल ही में साल 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर, तो रेखा शर्मा के स्थान पर। तो आप याद रखिएगा, इनसे पहले रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थी। तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक। आप याद रखिएगा, जयंती पटनायक जो हैं यह पहली महिला अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। आपको पता होगा कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, तो इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है कि यह किस पहाड़ी पर अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इस प्रश्न का,
राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में ये तीनों पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इनमें से एक पहाड़ी है खासी पहाड़ी, इसी पर आपको मिलेगा मासिन राम स्थान, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, खासी पहाड़ी पर। तथा यह लोकेशन आपको कहाँ पर मिलेगी? मेघालय में। तो मेघालय में ही आपको पड़ता है मासिन राम। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रकार के भी स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना है कि भारत में कितने राज्य हैं, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए जबान पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो हमारे देश का जो सर्वोच्च बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में। आप याद रखिएगा, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और इसका जो नेशनलाइजेशन है, इसका जो राष्ट्रीयकरण है, यह 1 जनवरी 1949 को किया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को मिलाकर हाल ही में एक कर दिया गया था, जिस कारण से केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या जो है अब हमारे 8 हो गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो फेमस लोनार झील है, इसकी लोकेशन आपको बतानी है कि यह किस राज्य में अवस्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। हीराकुंड बांध जो है किस रिवर पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब देना है आप सभी को कि जो हीराकुंड बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में बनाया गया है और महानदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपसे पूछा गया है, बेहतरीन प्रश्न है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब स्टार्ट किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2018 में। वर्ष था आपका 2018, और डेट क्या थी? तो 23 सितंबर। तो आप याद कर लीजिएगा, 23 सितंबर 2018 को इस योजना को स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य था? यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? ये भी प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है, तथा यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको पहली बार मनाने का निर्णय लिया, यानी कि यह पहली बार दिवस मनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23। आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे सभी आंसर आपके गलत दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 23 अगस्त का जो दिन है, इसको हम भारत में अब से मनाएंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। तो आप इसे याद रखिएगा, 23 अगस्त को जो है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इसी दिन जो हमारा चंद्रयान 3 था, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। तो इसी की याद में जो हमारी केंद्र सरकार है, उसके द्वारा 23 अगस्त का जो दिन है उसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 अगस्त का दिन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह फेमस पुस्तक है, जिसका नाम है
ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? प्रश्न बेहतरीन है। राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा में कार्यवाहियों का जो संचालन है यह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी? तो आप याद रखिएगा, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें भारी उद्योगों और जो है खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आप याद रखिएगा, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो आप याद रखिएगा, 1956 से 61 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस। पीसी आप याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस जो है मॉडल पर आधारित थी यह दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा इसी योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के जो इस्पात कारखाने हैं उनकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। जो रोलिंग प्लान था जिसको हम हिंदी में अनवरत योजना कहते हैं, इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा गया कि कब यह इसको लागू किया गया था। रोलिंग प्लान को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोलिंग प्लान को लागू किया गया था 1978 से 80 के दौरान, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1978 से 80 के बीच में अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। इस रोलिंग प्लान को हम द्वितीय योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। आप याद रखिएगा, इस रोलिंग प्लान को दूसरी योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सार्क की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको हम बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में सार्क कहते हैं। तो सार्क की जो स्थापना है 8 दिसंबर 1885 को की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 दिसंबर 1885 को। यहाँ पे सार्क के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई जिसको आप देख सकते हैं। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की जो स्थापना है यह 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। यहाँ पे 1885 नहीं 1985 होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 1985 वाला आंसर है आपका, यानी कि सी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। इसके अलावा आपका सार्क का जो सचिवालय है यह 17 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका जो सचिवालय है 2 वर्ष बाद काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सार्क के जो है टोटल आपके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आपका भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 जो हैं सार्क के सदस्य देश हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं सार्क की जो स्थापना है 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई, मतलब कब की गई थी? चेचक का जो टीका था यह कब खोजा गया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1796 में जो है चेचक के टीके की खोज करी गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। आप याद रखिएगा, ये नाम एडवर्ड जेनर, इन्हीं के द्वारा जो है चेचक के टीके की खोज करी गई थी 1796 में। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि कमायनी भी इन्हीं की रचना है, आंसू भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, और इसके अलावा लहर भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 के नोट कब जारी किए गए थे। अच्छा प्रश्न है इकोनॉमी का यह। पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 के नोट कब जारी किए गए थे, तो 1987 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1987 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका जो मूल्य होता है वह कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 भाषाओं में, यानी कि ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 17 भाषाओं में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जो चिनाब रेलवे ब्रिज है इसकी कुल ऊंचाई आपसे पूछी गई है कि कितनी है। तो चिनाब रेलवे ब्रिज की कुल ऊंचाई है 359 मीटर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 359 मीटर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक कौन सा है। भारत में कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक कौन सा है, तो नाबार्ड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नाबार्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और नाबार्ड की स्थापना कब करी गई थी, तो 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.24 कैलोरी, यानी कि 0.24 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3600 जूल। आप याद देखिएगा, 1 वाट घंटा में आपका 3600 जो है जूल होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त की बात हो रही है, किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉर्नवालिस के कार्यकाल में जो इसको स्टार्ट किया गया था अस्थाई बंदोबस्त को। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो 1857 का महासंग्राम था इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वी.डी. सावरकर ने, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग होता है, अभिन्न अंग होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह संसद का अभिन्न अंग होता है। हमारी जो संसद होती है यह लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न यह है, तो आप याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का जो नारा था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1974 से 78 तक, 1974 से लेके 78 तक जो है यह 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको फ़ायदा पहुंचाएगा आपके आगामी एनटीपीसी के परीक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।